हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू GOIS यूट्यूब चैनल। सोशल करंट अफेयर्स ऑफ जनवरी हम लोग अभी शुरू करने वाले हैं। लास्ट टॉपिक हम लोगों ने जिसके बारे में डिस्कस किया था वो था विमेन इन जुडिशियरी। आज का टॉपिक क्या है? आज के टॉपिक से पहले मैं फिर से आप लोगों को बता दूं कि सोशियोलॉजी का नया बैच 1 जुलाई से शुरू होने वाला है। पहला 2 क्लास फ्री रहेगा, डेमो क्लास के हिसाब से आप उसे देख सकते हैं। और फॉर मोर डिटेल्स यू कैन कॉन्टैक्ट टू दिस नंबर। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है यूजीसी। आपने नाम सुना होगा, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। ओके, इन्होंने एक चीज किया है। वो क्या है कि देखिए, मैं अगर आप लोगों से पूछूं कि आप में से अगर कोई अब्रोड जाना चाहते हैं स्टडी करने के लिए, फॉरेन जाना चाहता है, तो मैं आपसे पूछूंगा कि कभी भी आपने ऐसा सोचा कि अगर वही इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे वहाँ पे पढ़ाया जाता है अगर आपको यहाँ पे मिलता तो क्या क्या सुविधा होता? तो आप तो सबसे पहले कहते ये जो जाने का कॉस्ट, रहने का कॉस्ट, मतलब कि वहाँ पे लिविंग कॉस्ट, ये सब से छुटकारा मिलता कि हाँ, एजुकेशन जो इंफ्रास्ट्रक्चर है मुझे इंडिया में मिल रहा है। वो जो यूनिवर्सिटी है, वो जो मतलब कि पूरा उन लोगों का एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो लोग मुझे इंडिया में ही वो प्रोवाइड कर रहे हैं। इसलिए मेरा आने जाने का खर्चा, वहाँ पे रहने खाने का खर्चा सब बच रहा है। तो आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा सुविधा मिलता। ठीक है, तो ऐसा ही कुछ एक चीज़ कैंपसेस ऑफ फॉरेन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इन इंडिया, ऐसा ही एक चीज़ ग्रांट किया गया है। यूजीसी रिलीज द ड्राफ्ट University Grants Commission setting up an operation of campuses of foreign higher educational institutions in India Regulation 2023। ठीक है, मतलब कि अभी आपको बाहर जाने का ज़रूरत नहीं होगा। क्या है ये चीज़? आप लोगों को एलपीजी पता है? 1990 1991 में जो आया था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, उससे क्या हुआ था कि बहुत सारी कंपनियों को जो बिजनेस करना चाहते थे उन लोगों को ग्रीन सिग्नल दिया गया था कि हाँ, आप इंडिया में आ सकते हैं, आके आप बिजनेस कर सकते हैं। वैसा ही ग्रीन सिग्नल अगर बाहर के जितने भी यूनिवर्सिटी है उनको दिया जाए कि आप इंडिया में आके अपना यूनिवर्सिटी का जो सेटअप है, आप जैसे जैसे पढ़ाते हो पूरा यहाँ पे आप सेट कर सकते हो। मान लीजिए कि वैसा ही एक सेटअप इंडिया में तैयार होने जा रहा है। रिसेंटली यूजीसी रिलीज ड्राफ्ट रेगुलेशन फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फॉरेन यूनिवर्सिटीज इन इंडिया। ओके, इन लाइन विथ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। ये आपको पता ही होगा। इसका जो मेन उद्देश्य था वो था कि और भी ज़्यादा इंसान को, और भी ज़्यादा स्टूडेंट्स को ये जो शिक्षा का जो क्षेत्र है उसमें लाना। तो उसी में ही देखा जा रहा है कि ये सब पॉसिबिलिटीज़ था। इन लाइन विथ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ऑफ 2020, द यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन हैज़ रिलीज ड्राफ्ट यूजीसी Regulation 2023. These regulations will regulate the entry and operations of foreign universities or institutions in India to conduct higher educational programs and award degrees, diplomas and certificates in all disciplines। मतलब कि आप पढ़ाई के बारे में जो जो सोच सकते हैं, एजुकेशन प्रोग्राम हो, अवार्ड डिग्री हो, डिप्लोमा हो, सर्टिफिकेट कोर्स हो, सभी आपको यहाँ से मिलेगा। ये जो एफ है इस यहाँ से, ठीक है, इसको हम शॉर्ट में FHEI कहेंगे। ओके, फॉरेन हायर एजुकेशन इन इंडिया। तो चलिए, हम लोगों को ये कहने में, सुनने में और डिस्कस करने में भी आसानी हो जाएगा, FHEI। ओके, सिग्निफिकेंस क्या है, इससे क्या होगा? ठीक है, तो देखिए, इंक्रीज्ड एक्सेस टू क्वालिटी एजुकेशन की वजह से ही तो आप लोग यहाँ से वहाँ जा रहे थे ना। तो इससे क्या होता है कि क्वालिटी एजुकेशन आपको यहाँ पे ही मिलेगा। और इंडिया का जो एक प्रॉब्लम है ब्रेन ड्रेन का, वो ब्रेन ड्रेन के प्रॉब्लम से छुटकारा मिलेगा कि यहाँ के कोई भी बाहर जाके एजुकेशन सीख के वहाँ पे सेटल नहीं हो जाएगा। रिडक्शन इन फॉरेन एक्सचेंज, और ये जो ब्रेन ड्रेन का प्रॉब्लम है, एक तो ब्रेन ड्रेन होता ही था, उसके साथ फॉरेन एक्सचेंज भी ड्रेन हो जाता। तो ये जो मॉनिटरियल जो एस्पेक्ट है कि वो लॉस था, उस लॉस से भी छुटकारा मिलेगा। रिसर्च अपॉर्चुनिटीज, आप किसी बाहर के कोई भी इंसान किसी एक स्पेसिफिक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर रिसर्च कर रहा है, आप उसके साथ रिसर्च एंड डिस्कवरी
रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन इंडिया एंड फैकल्टी टू फैकल्टी रिसर्च कोलेबोरेशन, ये मुमकिन हो पाएगा कि किसी भी चीज़ में अगर वो क्षेत्र सेम है, कॉमन है, तो आप लोग उस चीज़ के बारे में डिस्कस कर पाओगे, तो जो R&D का जो क्षेत्र है वो भी और भी बढ़ेगा। और सिग्निफिकेंस क्या है? इंप्रूवमेंट इन इंडियन हायर एजुकेशन, एलिमेंट ऑफ कंपटीशन इन हायर एजुकेशन सेक्टर विल प्रॉम्प्ट इंप्रूवमेंट इन क्वालिटी एंड ग्लोबल स्टैंडिंग ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूशंस। ओनली 8 इंडियन यूनिवर्सिटीज, मतलब कि इंडिया का जितना भी यूनिवर्सिटी है, अगर आप वर्ल्ड वाइड उसका रैंक देखें तो देखेंगे कि 400 में से सिर्फ 8 इंडियन यूनिवर्सिटीज उस रैंक में आता है। तो ये हम कह ही सकते हैं कि जो इंडिया का जो हायर एजुकेशन का जो मतलब कि इंफ्रास्ट्रक्चर है वो और भी उमदा होगा, वो और भी अच्छा होगा। ओके, इंडिया एज ए हब फॉर हायर एजुकेशन, इंडिया विल attract students from different parts of the world, boosting India's soft power apart from monetary benefits in form ऑफ इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। तो इंडिया में सब पढ़ने आएंगे। अगर फॉरेन हायर एजुकेशन ये अगर इंडिया में होगा तो बाहर से सभी इंडिया में आएगा, तो ये इंडिया एक हब बन जाएगा। देखिए, क्वालिटी भी इंप्रूवमेंट होगा। का इंडिया का क्वालिटी सब इससे पहले अच्छा नहीं था हायर एजुकेशन का, तो अभी जो जब हम लोग को पता है कि कंपटीशन होता है तो जो क्वालिटी है वो अच्छा हो जाता है। ठीक है, कि हम लोग को टिकना है ना वहाँ पे, तो क्वालिटी अच्छा होगा। क्वालिटी अगर अच्छा होगा तो इंडिया एक हब बन जाएगा हायर एजुकेशन के लिए। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एसोसिएटेड इकोसिस्टम, आपको पता है कि जब भी कोई एक इंडस्ट्री आता है, मैं ऐसे इंडस्ट्री कह रहा हूँ, जब भी कोई इंडस्ट्री आता है तो उसके साथ बहुत सारा छोटा मोटा इंडस्ट्री आता है। तो ये भी होगा कि इंडिया में ऐसा अगर इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो जाएगा तो ये एक इकोसिस्टम तैयार करेगा, जिससे कि और भी लोगों को और भी जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलेगा। इंडिया का जो इकोनॉमी है वो और भी बढ़ेगा। तो ये हो गया हम लोगों का सिग्निफिकेंस। पर इसी के साथ हम लोगों का कुछ कंसर्न्स भी होगा, ऑब्वियसली कंसर्न्स होगा, क्योंकि देखिए एलपीजी में हम लोगों ने सोचा था कि बहुत अच्छा कुछ होगा, बढ़िया कुछ होगा, पर हमने देखा ना कि उसके अभी कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट आया है। वैसे ही अगर एजुकेशन कमोडिटी बन जाएगा तो क्या होगा? तो कमोडिफिकेशन ऑफ एजुकेशन, इसको हमें रोकना होगा। ओके, तो हम लोगों को जैसे मतलब कि सिग्निफिकेंस जैसा है वैसे कंसर्न्स भी है। तो इंडिया में हम लोग ऐसे ही कहते हैं कि इंडिया में जिसके पास पैसा है वही पढ़ पाता है डॉक्टरी, इंजीनियरिंग या फिर दूसरा कोई कोर्स। आप लोग मान लीजिए ना कि यूपीएससी का ही जो कोर्स होता है वो भी बहुत मतलब कि मतलब जिनके पास बहुत सारा पैसा होता है वही पढ़ पाते हैं। तो हम लोग वैसे ही इसको कहते हैं कि इंडिया का जो एजुकेशन है वो कमोडिफाइड हो गया है। अब उसके ऊपर अगर ये सब चीज़ होगा तो शायद और भी कमोडिफिकेशन हो जाएगा। हाई कॉस्ट ऑफ लर्निंग लीडिंग टू एक्सक्लूशन ऑफ वल्नरेबल सेक्शंस, अभी जिस चीज़ के बारे में मैं बात कर रहा था कि एक तो कमोडिफिकेशन हो जाएगा, उसके साथ अगर ये हाई कॉस्ट हो जाएगा तो जो लोग पढ़ना चाहते हैं, जिनके पास दिमाग है, शायद वो रेस से छूट जाएंगे क्योंकि उनके पास उतना ज़्यादा पैसा नहीं होगा वो पढ़ने के लिए। कंपटीशन फॉर ह्यूमन एंड अदर रिसोर्सेज, FHEIs would compete with Indian HEIs for teachers, researchers, technicians, and other resources like land. In other short term, this could create an issue of scarcity in some Indian HEI। मतलब कि हायर एजुकेशन को लेके अभी कंपटीशन हो रहा है ना, तो हायर एजुकेशन में तो सभी कुछ आते हैं, टीचर आएंगे, रिसोर्सेस आएंगे। अब रिसोर्स की अगर बात करेंगे तो लैंड भी आएगा। तो सभी जगह पे देखा जाएगा कि एक ह्यूमन को लेके या फिर लैंड को लेके एक स्कर्सिटी मतलब स्कर्सिटी का एक सिचुएशन तैयार होगा जहाँ पे सभी लोग एक चीज़ के लिए लड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आगे है फॉरेन हायर एजुकेशन और यहाँ पे है इंडिया का हायर एजुकेशन। वो लोग में एक कंपटीशन अभी आ गया है। देखिए, हम लोग किस कंपटीशन के बारे में बात कर रहे थे? हम लोग कंपटीशन के बारे में बात कर रहे थे सिग्निफिकेंस में। नहीं, एजुकेशन बेहतर होगा, कंपटीशन रहेगा तो क्वालिटी बेहतर होगा। पर उसी के साथ हम लोग को ये ध्यान में रखना होगा कि कंपटीशन होगा तो वो जो ह्यूमन रिसोर्स है उसमें भी तो कंपटीशन होगा ना। और क्या क्या कंसर्न्स है? लैंग्वेज बैरियर्स। ठीक है, वैसे ही हम लोगों में बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम है कि मतलब कि हम लोगों को इंग्लिश नहीं आता या फिर जो हम लोगों का मदर टंग है वो कुछ और है, इसलिए हम लोग दूसरा जो एलियन लैंग्वेज है उसमें पढ़ाई करने में बहुत दिक्कत हो रहा है। क्योंकि पढ़ाई हम करेंगे वो चीज़ जानने के लिए, अगर लैंग्वेज बैरियर बन जाएगा तो हम लोग वो पढ़ाई कैसे करेंगे? तो ये प्रॉब्लम तो हम लोगों में था ही, उसके ऊपर से ये प्रॉब्लम। ओके, रिपाट्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स, इंडिया में ऐसा भी तो हो सकता है कि जो लोग बाहर से पढ़ने आएंगे वो तो पढ़ के चले जाएंगे। तो अभी इंडिया में प्रॉब्लम था ब्रेन ड्रेन का, कि यहाँ से इंडिया से स्टूडेंट्स बाहर जाते थे, पढ़ते थे, वहाँ पे सेटल हो जाते थे। अभी अगर ऐसा होगा कि बाहर से इंडिया में आ रहे हैं, पढ़ रहे हैं और इंडिया का जो मतलब कि इंडिया को छोड़ के चले जा रहे हैं, तब अच्छा
repatriation of profits earned from India to their home countries is a concern as presently FHEIs consider India as a market for sourcing students. Okay, तो हम वो लोग कैसे टारगेट कर रहे हैं कि इंडिया का जो मार्केट ही हमें चाहिए, तो स्टूडेंट भर्ती होंगे तो ये जो पैसा मिलेगा हम लोगों को, इससे हमारे कंट्री का जो इकोनॉमी है वो और भी सुधर जाएगा। ये जो पॉइंट है कि या तो बाहर से स्टूडेंट आ रहे हैं वो अपने देश में चले जा रहे हैं यहाँ से अच्छा क्वालिटी सीख के, या फिर बाहर के जो FHEIs है वो यहाँ के इंडिया के स्टूडेंट को टारगेट कर रहे हैं कि नहीं, इससे हम लोग का जो कंट्री का जो इकोनॉमिक सिस्टम है वो और भी बेहतर होगा। ये भी एक प्रॉब्लम है। ओके, वेस्टर्न इन्फ्लुएंसेस, वेस्टर्न सोसाइटी का एक अलग सा कल्चर है, उसका एक स्पेसिफिक सिलेबस है। अगर वैसे ही अगर इंडियन सोसाइटी में वो लोग कंडक्ट करने की कोशिश करेंगे कि नहीं ऐसा ही वैल्यू, मतलब कि हम लोगों में एक स्पेसिफिक कल्चर स्पेसिफिक वैल्यू अगर वो इंजेक्ट कर देंगे तब क्या होगा, तो उसी के बारे में भी सोचा जा रहा है। तो अभी मैं इस चीज़ से थोड़ा लिंक करना चाहूँगा। देखिए, हम लोगों में जो नेशनलिज्म आया था, ठीक है, ड्यूरिंग मतलब कि इंडिपेंडेंस से पहले, वो नेशनलिज्म हमें पता है कि थ्रू वेस्टर्न एजुकेशन ही आया था। ठीक है, ये जो लिबर्टी फ्रेटर्निटी ये सब चीज़ हम लोगों में आया था। तो वेस्टर्न एजुकेशन ने तब हम लोगों को ऐसा मतलब कि मैं नहीं कहूँगा कि मैनिपुलेट किया था, वेस्टर्न एजुकेशन से ही हम लोगों के पास ये सेंस आया कि व्हाट इज़ नेशनलिज्म, व्हाट इज़ लिबर्टी। अभी मैं इस पॉजिटिव चीज़ को ही अगर नेगेटिव चीज़ में दिखाने की कोशिश करूं कि अगर आप सोचेंगे कि ये तो एक डेंजर भी है ना कि इंडिया का जो कल्चर है अगर वो डिस्ट्रॉय हो गया जस्ट बिकॉज ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन, तब क्या होगा। देयर आर डेंजर्स ऑफ अटेम्प्ट्स फ्रॉम वेस्टर्न कंट्रीज टू शेप इंडियाज एजुकेशन सेक्टर इन लाइन विद देयर इंटरेस्ट ऑफ वैल्यूज, प्रोवोकिंग एरोशन ऑफ कल्चर एंड लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी। तब क्या होगा, मतलब कि एक इंडिया का जो लैंग्वेज है वो तो खत्म हो ही जाएगा क्योंकि एक स्पेसिफिक लैंग्वेज से हम लोगों को वो शिक्षा मिल रहा है। दूसरा, इंडिया का जो कल्चर है वो भी ख़त्म हो सकता है, या फिर उनका जो और भी इंटरेस्ट ऑफ वैल्यूज़ है, मतलब कि मैं अगर इंडिया में रहता हूँ मैं किस चीज़ के ऊपर स्टडी करूँगा, मैं कास्ट, रिलीजियन, फैमिली ये सब के ऊपर स्टडी करूँगा। पर आप अगर फॉरेन कंट्रीज़ में देखेंगे तो उनका जो कंसर्न है, ठीक है, कंसर्न रिगार्डिंग एजुकेशन, वो ऐसा नहीं है, वो दूसरा है। तो शायद उनका जो इंटरेस्ट और वैल्यू है वो चीज़ अलग होगा, तो हम लोगों में भी वो लोग वो चीज़ इंजेक्ट करेंगे, तो शायद हम लोग मतलब कि एज इंडियन जो चीज़ के बारे में सोच सकते थे, जिस चीज़ के ऊपर हम लोग डिस्कस कर सकते, रिसर्च कर सकते थे, पढ़ाई कर सकते थे, वो वैल्यू वो इंटरेस्ट हमारा चला जाएगा। वो लोग मतलब कि वेस्टर्न कंट्रीज जिस चीज़ के ऊपर इंटरेस्ट थोप रहे हैं, हम लोगों का पूरा कंसर्न वहाँ पे चला जाएगा। तो ये सब कंसर्न है ही, ठीक है। नेक्स्ट है हम लोगों का फैक्टर्स। अगर हम लोग देखेंगे कि क्यों इंडिया के जो स्टूडेंट्स हैं वो बाहर चले जाते हैं, रीज़न आप सभी को पता होगा। बेटर एजुकेशन क्वालिटी, स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग, गैप्स इन इंडियन एजुकेशन सिस्टम लीडिंग टू सप्लाई डिमांड इम्बैलेंस, अपवर्ड इनकम मोबिलिटी ऑफ इंडियन हाउस होल्ड्स, मल्टीपल कोर्स ऑप्शंस अपार्ट फ्रॉम ट्रेडिशनल कोर्सेज, एक्सेप्शनल प्रॉस्पेक्ट्स फॉर रिसर्च। आप सभी को पता है, अगर आप कभी ना कभी एजुकेशन सिस्टम के साथ जुड़े हुए हो तो ये सब रीज़न आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा कॉमन है। ओके, वे फॉरवर्ड क्या किया जा सकता है, मतलब कि हम लोग क्या कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम लोग मतलब कि आप लोग अगर देखिए वे फॉरवर्ड में सबसे पहले मैं कोशिश करता हूँ जोर देने की कि आप क्या सोच रहे हैं, ठीक है। क्योंकि हर वक्त जब भी हम लोगों को कोई ना कोई सवाल मिलेगा, हो सकता है कि आपके पास वे फॉरवर्ड रेडी ना हो, तो जब हम लोग सोशल करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं तभी उसका जो वे फॉरवर्ड आता है वो देख के हम लोग अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं। कैसे, जैसे कि ऐसा एक मॉनिटरिंग सिस्टम जिससे हम लोग इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे कि उनका सिलेबस क्या होगा, उनका रेगुलेशन पैटर्न क्या होगा, वो लोग कितना अर्न कर रहे हैं, उनका एक जैसे कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है वैसे उनका भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए। जो भी इंडिया के स्टूडेंट है जिनके पास पैसा नहीं है पर मेरिट है, उन लोगों को सहायता करने के लिए अगर ऐसा एक हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर पाएंगे तब जाके हम लोगों का मतलब कि ये चीज़ को हम लोग पॉजिटिव कह सकते हैं, हम लोग ग्रीन सिग्नल इसको दिखा सकते हैं। क्रिएटिंग कोलैबोरेटिव स्ट्रक्चर बिटवीन इंडियन यूनिवर्सिटीज़ एंड FHEIs, ये कोलैबोरेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर FHEI और HEI में ऐसा ही कंपटीशन चलता रहा तो हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ये कोलैबोरेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कोलैबोरेशन एमंग इंडियन इंस्टीट्यूशन, इंडिया में जितने सारे इंस्टीट्यूशन हैं उनमें भी कोलैबोरेशन चाहिए, ठीक है।
मतलब कि देखिए बहुत सारे प्रॉब्लम है, पहले हम लोगों ने प्रॉब्लम के बारे में पढ़ा, फिर हम सोच रहे हैं कि इस प्रॉब्लम को हम लोग कैसे मतलब कि इस प्रॉब्लम से कैसे हम लोग को छुटकारा मिल सकता है, ठीक है। इंटरनेशनल एक्रीडिएशन for Indian HAIs. Top-notch Indian institutions can diversify themselves. Collaboration among Indian institutions. Several Indian institutions can establish a network of collaboration among themselves for effective resource management, better research possibilities, financial process, etc. Such collaboration can be seen in other countries such as Ivy League in USA, Russell Group in UK, C9 League in China. यानी कि हमारे सामने एग्जाम्पल्स है कि कैसे हम लोगों को बनाना चाहिए। ये जो कोलैबोरेशन के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, कोलैबोरेशन बिटवीन इंडियन यूनिवर्सिटीज़ एंड फॉरेन यूनिवर्सिटीज़, कोलैबोरेशन अमंग इंडियन इंस्टीट्यूशंस, उसका एग्जांपल हम लोगों के सामने है। हम लोगों को बस वही फॉलो करना है कि क्या चीज़ हम लोग बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। इंटरनेशनल एक्रीडिएशन फॉर इंडियन HEIs. टॉप नॉच इंडियन इंस्टीट्यूशंस कैन डाइवर्सिफाई देमसेल्व्स बाय ऑब्टेनिंग इंटरनेशनल एक्रीडिएशन टू बूस्ट देयर इंटरनेशनल रेपुटेशन। तो हम लोग इंटरनेशनल नहीं है, हम लोग क्या है, इंडियन। तो हम लोग ये इंडियन से इंटरनेशनल अगर बनने की कोशिश करते हैं तो हम लोगों को कैसा बनना चाहिए, ये चीज़ भी कैसे, मतलब कि इंटरनेशनल एक्रेडिटेशन तो ऐसे ही नहीं मिलेगा ना, हम लोगों को उसके लिए वैसा सेटअप करना होगा। तो वैसे फैकल्टी चाहिए, वैसे रिसर्च एंड डिस्कवरी वाला हम लोगों का इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। तो वो चीज़ जब हम लोग हासिल कर लेंगे तब हम लोगों को इंटरनेशनल एक्रेडिटेशन मिलेगा ना। तो ये हम लोगों को उससे लाभ होना चाहिए। गवर्नमेंट सपोर्ट टू वल्नरेबल सेक्शंस, जिस चीज़ के बारे में मैं कह रहा था कि जैसे कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है CSR, वैसे ही गवर्नमेंट को भी सपोर्ट करना चाहिए वल्नरेबल सेक्शंस को। स्ट्रीमलाइनिंग द रेगुलेटरी इकोसिस्टम फॉर इन्वॉल्वमेंट ऑफ FHEIs, देयर इज अ नीड टू इवॉल्व रेगुलेटरी mechanisms with respect to academics, landholding, taxations and faculty recruitments. It should also provide level playing field for Indian HEIs. Proposed Higher Education Commission of India can be granted statutory responsibilities for determining standards and uniform guidelines on Indian and foreign HEIs. NAC benchmark for assessing universities can be extended to those FHEIs which are setting up campuses in India. यानी कि वे फॉरवर्ड में आने के बाद जिसके बारे में मैं सबसे पहले बात कर रहा था कि एक रेगुलेटरी सिस्टम जो हर चीज़ को देखेगा, जो हर चीज़ को रेगुलेट करेगा, मॉनिटर करेगा, उसी चीज़ के बारे में ये लास्ट जो पॉइंट है वहाँ पे कहा गया है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। अगर FHEI कभी इंडिया में, मतलब कि अभी तो ड्राफ्ट में है, अगर कभी पॉसिबल हो पाएगा तो उसका सिग्निफिकेंस क्या होगा, उसका कंसर्न क्या होगा, वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए, सभी हम लोगों के लिए क्लियर हो गया। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।